बाटी जी रास्ता तो कैडा ही कर दिया तुमने आज ही हो। 8 बजे के बैठे लोग, रजाई वजाई भी ले आए और जाने का सलूक का दिख नहीं रहा है इनका। ये गिनीज बुक में नाम लिखाया जाएगा कि नहीं लिखाया जाएगा, पर एक बात जरूर लिखी जाएगी कि गुजर ने सुबह 5 बजे तक गजल सुनी, समझ में कितनी आई है उसे भी नहीं पता। 101 घंटे कोई गुजर कविता सुन दे, कैडा काम है, ये गिनीज बुक के लायक काम है आज का। बैठो नाविज भाई, ऐसी गजल ना सुनी होगी जो मैं सुना रहा। हम हमारी हालत ये हो रही जैसे एक बारात फेरे लेके गई ना हो और दूसरे बाराती अपना दूल्हा दुल्हन लेके आगे हो। मंच फुल करा दिया आपके लिए। हाँ ठीक करा, ये दूसरे वाले लग के बैठा दिए और हमारे राहत जी की फ्लाइट इंतजार कर रही, उसके टायर पंचर कराने का इंतजाम कर रहा। मैं बाहर गया था भी, वहां बाहर ऐसी गजल ना सुनियोगे विष्णु, सुन गजल सुना, आज तुम्हें सुनाऊं गजल, पूरी रात गजल हुई यहाँ। इन लालियों ने भी बहुत ताली बजाई, ऐसी गजल ना सुनी जैसे मैं सुना रहा। अच्छा, ये भाषा समझ में आ रही तुम्हें मेरी जो मैं बोल रहा? हाँ हाँ आओगी क्यों ना, अरे आओगी भाई। तुम कौन से लंदन में बैठे, यहीं बैठे तुम भी। मैं पीछे गया था तो मैं सही बता रहा, अभी पीछे गया तो एक गुजर मिल गया मुझे, कहना भाई साहब इस प्रोग्राम की भौ लिकड़ ली। मगर भाई ये भौ क्या हो, कहा जी हमारे यहाँ काट दी थी एक गुजर ने एक ब्राह्मण की भौ। मगर भाई कैसे काट दी थी, कहना दोनों मंडरे झगड़ा करने लग रहे। मैं क्या झगड़ा हो रहा, कहना गुजर कह रहा ब्राह्मणों तुम्हारा कुछ काम है, जो सुबह निकल जाओ झोली डंडा लेके मांगण चंगण चून मांगो, जो कोई काम है तुम्हारा? वो कह रहा गुजर थारा जो काम है दिन भर खेती बाड़ी करो रे और ट्रैक्टर चलो, उसके अलावा कुछ आया है तुम्हें? दोनों में तनातनी हो रही। तो पंडित गुस्से में आ गया, कहना ऐसा है भाई गुजर तू मांग के बताओ काम इतना हड़वा है तो। पहली बार गुजर ब्राह्मण के चक्कर में फंस गया, जिंदगी में कभी मांगा हो तो मांग गए। पहली बार उसने बाबा जी का भेष बनाया, एक सारंगी हाथ में दे दी और छोड़ दिया कहीं दादरी के आसपास, कहना ले मांग के बता। अब गुजर लगा रहा सुबह से शाम तक सारंगी बजान, कोई 8 पर्सनैलिटी देख के ही ना दे रहा, 6 फुट का आदमी, क्लास शर्म ना आती, इतना बड़ा खागड़ हो रहा, तुझे कौन देगा भीख? कोई भीख देने को तैयार नहीं। शाम होगी 6 बज गए, उसे सारंगी बजाते बजाते पसीने आ गए। कहने यार पंडित सही कह रहा था, मांगना इतना करड़ा काम है, तो बहुत करड़ा काम है। शाम को 7 बजे गली में बैठ गया वो, वहां एक काली कुतिया पड़ी हुई थी, अब उसे दिखी ना, उसका पांव जा पड़ा उसकी पूंछ के ऊपर। अब उसने सुन दे, वह कुतिया खड़ी होगी एकदम, भौ 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 भौ। कहने लगा ये क्या खड़का है, पंडित ने ये नहीं बताया कुतिया की भी एंट्री हुआ करे केस के बीच में। अब उसने खैर 2 मिनट तो देखा, तीसरे मिनट उसने यू टर्न मारा कुतिया की तरफ सारंगी बजाने के तरीके से। ये सीन कुतिया ने पहली बार देखा, क्या कोई पंडित उसकी तरफ चला आ रहा। आज तक तो पंडित भागा करते थे, अब पंडित तो था नहीं, भीतर तो गुजर फंसा हुआ था। अब जैसे उधर गया वो सारंगी बजाता हुआ, कुतिया की आंख बाहर आ गई, कहला यो का खड़का आ रहा है मेरी तरफ। उसने बैक गियर शुरू लिया और भौंकना शुरू करा, भौ भौ कूकू भौ भौ कूकू। 3 मिनट तक संवाद हुआ दोनों में। कुतिया के गले में टॉन्सिल हो गए 3 मिनट के भीतर भीतर। आपकी ताड़ी नहीं बज रही, नहीं भौ मेरी लिकड़ेगी। भाई कितना भौंकती कुतिया, और गुजर गुस्सा आ रहा था। 6 बजे लोग किसी ने चून नहीं दिया उसे। आखिरकार कुतिया कुंडे में पड़ गई और पड़ी पड़ी कर रही बो बो, जैसे तुम कर रहे हो, तुम्हारी ताली नहीं मटकी जैसे। लेकिन गुजर ना हटा साहब, देख कुकू। कुतिया पानी के कुंडे में बेहोश होगी। शाम को पंडित आया, कहने लगा यार उस गुजर को मांगने भेजा था, देखो सही क्या हाल चल रहा। ऐसे चौतरे पे गुजर बैठा पालकती मार के, नीचे कुतिया पड़ी और नाक पे सारंगी टेक रखी उसने उसके, और कुतिया कर रही पड़े पड़े बो बो, जैसे तुम कर रहे 5 बजे। कहना भाई ये क्या कर रहा तू? कहना इसकी सुसरी की भौं काट रहा मैं, थोड़ी सी बची, ताली बजाओ रही, भौं मेरी भी लिकड़ ली। इतना बड़ा प्रोग्राम बुझा करा जितना करवा दिया तुमने। चलिए अब एक 2 मिनट की कविता सुन लो। ये भौं काटना मुझे जरूरी था क्योंकि दूसरी टीम आ चुकी है यहां पे। देखिएगा, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए। 2 मिनट विनीत चौहान को सुने। सर मैं घड़ी से 3 मिनट में खत्म कर रहा हूं। क्या है विनीत चौहान? अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए। मेरे दोस्त विष्णु सक्सेना ने श्रृंगार के पलकों के काजलों के गीत सुनाए। विनीत चौहान राजस्थान की मिट्टी से आता है, मैं क्यों नहीं सुना पाया, 2 लाइन में सुन लीजिएगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा।
अगली लाइन पे मुझे तालियां चाहिए आपकी। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। मैं एक नई समस्या पर, मुझे मालूम है पूरे वर्ल्ड में हमारा इस समय रिकॉर्डिंग जा रही है, तो मैं जिम्मेदार कविता 2 मिनट की कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं और राज सर को बुलाता हूं। 2-3 साल पहले दिल्ली में जो कुछ हादसा दामिनी के साथ हुआ, मैं सपने में उम्मीद नहीं कर सकता था हिंदुस्तान की राजधानी में घटना घटित हो जाएगी। मेरी बात को 2 मिनट सन्नाटे में सुनिएगा। विनीत चौहान क्या है जरा समझ लीजिए, अगली बार आएंगे तो बताएंगे। मेरी बेटी पढ़ती है एमए इंग्लिश में मिरांडा हाउस के अंदर। मुझे पहली बार उसके सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगी और अपने पुरुष होने पर शर्म आने लगी। उसने धीरे से पूछा, पापा क्या आपका पुरुष इतना क्रूर होता है? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था उसके पास, तो वो रोने लग गई। मैंने कहा, नहीं, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मेरी यहां जो भी बेटियां भतीजियां बैठी, मैं उनसे भी कहता हूं कि फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। अब मुझे आपकी तालियां नहीं, चिंगारियां चाहिए। फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई, उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। तो मैंने कहा, मंगल नसीम, मैंने उसे फोन पे बात करने की कोशिश करी तो फोन मिल नहीं रहा था। आप सोच सकते हैं पिता की चिंता कि दिल्ली में दामिनी की घटनाएं टेलीविजन पर आ रही हो और मैं अपनी बेटी से बात न कर पा रहा हूं। मंगल नसीम का एक शेर मेरे जहन में तैर रहा था, लाज रखना कहीं मंगल नसीम जगने की प्रक्रिया हो तो आपकी तालियां उन्हें जगा दे एक बार। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर आंसुओं को थाम सको तो रोक करके सुनना। कैसा लगा होगा जब उस बेटी के साथ ये हो रहा होगा। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी। अगली लाइन पहुंच जाए तो आपकी तालियां उठें। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी। और भाई लिवाने पहुंचा बहना को गांव तो जोहड़ में उसे तैरती चुटिया दिखाई दी। जोहड़ में उसे तैरती चुटिया दिखाई दी। एक कविता सुन लीजिएगा। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से। मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं कविता को। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है? कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है? मैं शीश पटक कर पूछ रहा, क्या यही भाग्य है माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। हम एक ही बात के लिए दुनिया में जाने जाते थे, हमने वासना को जीत लिया था। मैंने सुना है स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जब भाषण दे रहे थे तो एक सुंदर लड़की उनके पास आई, कहने लगी मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी जी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूं, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? उसने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम जैसा खूबसूरत बेटा मुझे पैदा हो। स्वामी विवेकानंद ने हाथ जोड़कर कहा, मां तुम आज से ही मुझे अपना बेटा समझ लो। क्या चरित्र दिया हिंदुस्तान ने। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। राजा शिवाजी के दरबार में उनका सेनापति बेगम गोहरबानो को पकड़ के लिया। मुझे नहीं पता है घटना कितने लोगों को पता है। उसने कहा, महाराजा मैं आपके हरम के लिए गोहरबानो को पकड़ के लाया हूं, मुगलों की सबसे खूबसूरत बेगम है। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली और कहा, सबसे पहले सेनापति को जेल में डालो। उसके बाद गोहरबानो की तरफ देखा, धीरे से कहा, गोहरबानो तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या ही अच्छा होता मेरी मां भी इतनी सुंदर हुई होती तो मैं भी इतना खूबसूरत हुआ होता। ये चरित्र था हिंदुस्तान का। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। इस घटना पर शर्मिंदा है, बैठे हैं सर नीचा करके। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीरव्रती हनुमानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को। अगर कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में, इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों में। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, मुझे विदा कीजिएगा। मैंने सुना है कि उस बेटी को सिंगापुर भेजा गया। मैंने यह भी सुना है कि उन 3 दरिंदों में से एक को छोड़ दिया गया। मैंने पूछा यह क्यों किया? कहने लगा उसकी उम्र 16.5 साल थी, वो 6 महीने छोटा था और 16.5 साल के लिए हमारे पास कानून नहीं है। मैंने कहा लड़की को सिंगापुर क्यों भेजा? पढ़े लिखे लोगों मुझे भूल जाना, मेरी कविता को याद रखना। कहने लगे उस लड़की के इलाज के लिए हिंदुस्तान में हॉस्पिटल नहीं था,
मैं आपकी घनघोर तालियां दिल्ली के उच्चतम न्यायालय के दरवाजे पर ठोकर की तरह देखना चाहता हूं। और यदि मेरी बात अच्छी लगे तो मैं तमाम चैनलों से पूरी दुनिया में कहना चाहता हूं, इस समय यदि इस तरह से लड़के बचते रहे, बेटियों के साथ दरिंदगी होती रही, तो मैं एक मांग कर रहा हूं, अब दरिंदगी का किसी भी अपराध की सजा उम्र देखकर नहीं, अपराध की तासीर देख करके तय की जानी चाहिए इस मुल्क के अंदर। आपकी कमजोर तालियां हैं सर, मैंने इतनी कमजोर ताली में हिंदुस्तान में कविता पढ़ी नहीं है। मैं अंतिम कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बात दिल्ली से कहना चाहता हूं और इस बात को समझ जाएं तो तालियों का ब्याज इस बार आप पूरा कीजिएगा। मैंने कहा दिल्ली से यदि तुम्हारे पास हॉस्पिटल नहीं है तो तुम उस लड़की को सिंगापुर भेज सकते हो। तो विनीत चौहान मांग करता है, आपके पास यदि उस लड़के के लिए कानून नहीं है सजा देने के लिए, तो उसे दुबई के कानून के हवाले क्यों नहीं कर देते? वहां है उसके पास कानून। इसलिए निवेदन है मेरा, मुझे विदा कीजिएगा, मैं विदा हो रहा हूं। इसलिए निवेदन है मेरा, मुझे एक एक श्रोता के हाथ खड़े चाहिए, मैं विदा हो रहा हूं। इसलिए निवेदन है मेरा, इन दिल्ली के दरबारों से सर्वाधिक तालियां जो अब तक न गूंजी हो, मैं पांडाल गूंजते देखना चाहता हूं। इसलिए निवेदन है मेरा, इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को, और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारे को। लाल किले पर